फिल्म की शुरुआत एक डरावने जंगल में होती है, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ ज्यादातर धूप को रोक लेते हैं, बस कुछ ही किरणें अंदर आ पाती हैं। अचानक एक गंदी सी हाथ एक पेड़ को पकड़ता है और जल्द ही हम एक पीले हुडी पहने किशोर की परछाई को थकान से भागते हुए देखते हैं। वह आकृति बेहद थकी हुई लगती है, क्योंकि कुछ मिनट दौड़ने के बाद वह जमीन पर गिर जाती है, अपने घुटनों और बाजुओं पर झुक जाती है और उसकी उंगलियां उसके चारों ओर कीचड़ भरी जमीन को नोचती हैं, जबकि वह हांफते हुए सांस लेता है। अगले दृश्य में हम एक लाल बस को सुनसान सड़क पर चलते हुए देखते हैं, जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। बस के अंदर नोलन, एक किशोर जो अपनी ग्रे हुडी पहने हुए है, हेडफोन लगाए खिड़की के बाहर देख रहा है। जैसे ही बस आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि एक किशोरी पास की सीट पर बैठी स्केचबुक में कुछ बना रही है। नोलन उसकी ओर देखता है और शर्माते हुए मुस्कुराता है। यह साफ है कि उसे उस पर क्रश है। रेडियो पर आवाज जल्द ही होने वाले चंद्र ग्रहण की घोषणा करती है और ड्राइवर रेडियो की आवाज कम कर देता है, फिर किशोरों की ओर मुड़कर पूछता है कि क्या वे इसे देखेंगे। कार्ल, किशोर लड़कों में से एक, कहता है कि उसने पहले ही यूट्यूब पर कुछ देख लिया है, और क्विनी, जो उसके बगल में बैठी लड़की है, कहती है कि वह अपने पापा के साथ इसे देखेगी। दोनों थोड़ी देर के लिए बहस करने लगते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। 1 मिनट की चुप्पी के बाद रेगी, जो एक किशोर है और जिसकी नाक में पियर्सिंग है, पीछे अकेला बैठा था, वह एक खाली कैन को मसलता है और उसे नोलन की ओर फेंकता है, जो आगे बैठा है, और वह उसके सिर पर लगती है। जब नोलन पीछे मुड़ता है तो रेगी उसे बीच की उंगली दिखाता है और नोलन भी जवाब देता है। फिर वापस मुड़ता है और देखता है कि बेस, जिस पर उसका क्रश है, उसे देखकर मुस्कुरा रही है। लड़के 1 मिनट तक मजाक करते हैं और जब हंगामा शांत हो जाता है तो जो बेस से पूछता है कि क्या वह चंद्र ग्रहण देखेगी। जब वह हिचकिचाती है तो कार्ल हंसकर क्विनी को कोहनी मारता है और नोलन बेस को चिढ़ाता है। नाराज क्विनी उठकर दूर बैठ जाती है। रेडियो पर आवाज सबसे लंबे और दिलचस्प चंद्र ग्रहण के बारे में बताती रहती है, जबकि रेगी, जो के धीरे चलाने का मजाक उड़ाता है। बस एक अंधेरी सड़क पर पहुंचती है, जहां ऊंचे पेड़ धूप रोक रहे हैं। सड़क के बीचों बीच एक गिरा हुआ पेड़ है, लेकिन वापस मुड़ने के बजाय जो बस को रिवर्स में डालता है और एक छोटे रास्ते पर मुड़ जाता है, जो पेड़ों के बीच छुपा हुआ एक शॉर्टकट है। बस उस रास्ते पर आगे बढ़ती रहती है और जल्दी ही एक खुली लेकिन सुनसान सड़क पर पहुंच जाती है, जहां न तो पेड़ हैं और न ही कोई जीवन, और ऊपर घना कोहरा छाया हुआ है। किशोर खिड़की से बाहर देखते हैं, डरे हुए, क्योंकि कोहरा उनकी नजर को धुंधला कर देता है। बस आगे बढ़ते ही वे एक छोटे रास्ते पर पहुंचते हैं, जहां घने पेड़ हैं और उन्हें फिर रुकना पड़ जाता है, क्योंकि सड़क पर एक मृत हिरण पड़ा है, जो बस से उतरकर यात्रियों को अंदर रहने को कहता है और जानवर को रास्ते से घसीटने लगता है। दोस्त पहले मदद का सोचते हैं, पर फिर तय किया कि इसकी जरूरत नहीं। जो जानवर को सड़क के किनारे पेड़ों के पास घसीटता है और अपनी हथेलियां पहुंचने के लिए खड़ा होता है, तभी कुछ ऐसा होता है जिससे वह रुक जाता है। किशोर बस में एक दूसरे को चिढ़ाते हैं और मजाक करते हैं, जबकि वे जो के लौटने का इंतजार करते हैं। कार्ल अपने दोस्तों को एक मजेदार कहानी सुनाना शुरू करता है, लेकिन जल्द ही जो के वापस आने पर उसकी बात बीच में ही रुक जाती है। जो अपनी कनपटी पर बंदूक ताने हुए है, हंसी अचानक रुक जाती है और सभी किशोरों के चेहरे पर एक जैसी डरी और उलझन भरी अभिव्यक्ति आ जाती है, जब वे ड्राइवर के ठीक बाद एक थका हारा सा आदमी अंदर आते देखते हैं। वह उन्हें धमकी भरे अंदाज में अभिवादन करता है, उसके हाथ में बंदूक अब भी जो की कनपटी पर तनी हुई है, और वह सभी को बैठने का आदेश देता है। जो उनसे शांत रहने का आग्रह करता है, यह आश्वासन देते हुए कि वह आदमी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बंदूक वाला आदमी इस घोषणा से प्रभावित नहीं होता और जो को धक्का देता है, उसे आदेश देता है कि वह चुपचाप बैठकर बस चलाए, और यही आदेश वह किशोरों को भी देता है। वे सभी चुपचाप बैठ जाते हैं, सिवाय रेगी के, जो एक पल के लिए जिद्दी होकर अपनी मुद्रा बनाए रखता है, फिर वापस बस की पिछली सीट पर बैठ जाता है। हथियारबंद आदमी ड्राइवर की सीट पर बैठे जो की ओर मुड़ता है और दरवाजे बंद होते ही उसे बस चलाने का आदेश देता है। कार्ल अचानक सामने खड़े पागल आदमी को देखते हुए कुछ याद करता है। दृश्य कुछ दिन पहले का हो जाता है, जब कार्ल अपने पिता क्रिस के साथ दोपहर का खाना खा रहा था। वह अपने पिता को यह कहानी सुना रहा था कि कैसे उसने स्कूल में एक लड़की को बदमाशों से बचाने में मदद की, और हम देख सकते हैं कि उसके पिता इस कहानी पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी उसे सुनने देते हैं। कहानी और भी रोमांचक और असंभव होती जाती है, लेकिन उसके पिता झूठा आश्चर्य और प्रशंसा का भाव बनाए रखते हैं। जब वह यह बताने की कोशिश करता है कि उसने बदमाशों को कैसे हराया, तो गलती से उसके पिता के टैबलेट पर केचप गिर जाता है। जैसे ही क्रिस गंदगी साफ करता है, हम स्क्रीन पर एक समाचार लेख देखते हैं, जिसमें एक दोषी अपराधी का चेहरा साफ दिखाई देता है। कार्ल अपने पिता से इसके बारे में पूछता है और क्रिस उसे बताता है कि वह सीरियल किलर है जो अभी अभी जेल से भागा है।
वह समझाता है कि वे उसे पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वह एक पागल है जो जीभें खाता है और किशोरों के प्रति उसकी एक अजीब दीवानगी है। क्रिस कार्ल को चिढ़ाते हुए कहता है कि चिंता मत करो, वह भागे हुए अपराधी को भी वैसे ही संभाल सकता है जैसे उसने स्कूल में बदमाशों को किया था। वर्तमान में लौटते हुए कार्ल की आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वह सशस्त्र आदमी को पहचानता है कि वही भागा हुआ अपराधी है। दिन ढलकर सांझ में बदल जाता है और बस चलती रहती है। पेड्रो सभी को आदेश देता है कि वे अपनी अपनी फोन खिड़की से बाहर फेंक दें ताकि वे मदद के लिए कॉल न कर सकें। वे जल्दी से उसका आदेश मान लेते हैं, सिवाय रेगी के जो पीछे अपनी सीट से उसे घूरता रहता है। ड्राइवर की सीट से, जो रेगी का नाम लेकर उसे पुकारता है और उससे विनती करता है कि वह पेड्रो की बात मान ले, लेकिन गंदा आदमी उसे चुप करा देता है और दुष्टता से हंसता है। पेड्रो बस के पीछे रेगी की ओर दृढ़ता से बढ़ता है और बंदूक की नली उसके सिर पर लगा देता है, उसे यह विश्वास दिलाते हुए कि बंदूक असली है। मुंह से गालियों की बौछार निकालने के बाद आखिरकार रेगी मान जाता है और अपना फोन पेड्रो को सौंप देता है, जो उसे झपट लेता है और शिकायत करता है कि किशोर सब जॉम्बी बन गए हैं। वह आदेश देता है कि वे बैठ जाएं और सफर का आनंद लें, जबकि जो बस चलाता रहता है जैसे जैसे उसके चारों ओर अंधेरा बढ़ता जाता है। बाहर संकेत लगे हैं जो दिखाते हैं कि वे एक परित्यक्त सैन्य क्षेत्र में जा रहे हैं। नोलन और बेसी कार्ल से आगे बात करते हैं, उनकी आंखें उसे इशारा करती हैं कि वह पेड्रो के हाथ से बंदूक छीन ले, लेकिन लड़का ऐसा करने से बहुत डरता है और सिर हिला देता है। वे पीछे मुड़कर रेगी को देखते हैं और फिर से पेड्रो के हाथ में बंदूक को देखते हैं और इस बार बेसी की बारी है सिर हिलाकर मना करने की। ठीक उसी पल पेड्रो पीछे देखता है और दोनों जल्दी से सीधे बैठ जाते हैं। पेड्रो उस पर बंदूक तान कर नोलन से उसका नाम पूछता है, जिस पर किशोर अनिच्छा से जवाब देता है। पेड्रो टिप्पणी करता है कि उसका नाम किसी कॉमिक बुक जैसा लगता है और फिर यह कहता है कि जब वह बच्चा था तो उसे कॉमिक्स पसंद थीं, लेकिन वह यह बात बहुत दोस्ताना अंदाज में नहीं कहता। वह बताता है कि उसने सबसे पहली चीज जो चुराई थी वह सिगरेट का पैकेट और कॉमिक बुक्स थीं, जिससे पता चलता है कि वह कितना दीवाना था। इसके बाद बस में शांति छा जाती है और वे धीरे धीरे चलना जारी रखते हैं जब तक कि वे चमकदार रोशनी वाले एक सुरंग तक नहीं पहुंच जाते, जहां वे जल्द ही प्रवेश करते हैं। फिर इंजन फेल हो जाता है और बस बिना किसी स्पष्ट कारण के खराब हो जाती है। जो जोर से गाली देता है और पेड्रो खड़ा हो जाता है, यह जानने की मांग करता है कि क्या हुआ। जैसे ही जो समझाने की कोशिश करता है, बंदूक की नली फिर से उसके सिर पर लगा दी जाती है और उसका अपहरणकर्ता उसे इसे ठीक करने का आदेश देता है। डरा हुआ ड्राइवर कई बार इग्निशन में चाबी घुमाता है, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता। पेड्रो चिढ़ जाता है और पीछे बैठी क्विनी को पकड़ने के लिए मुड़ता है। लड़की तड़पती है और विनती करती है कि उसे चोट न पहुंचाई जाए, लेकिन पेड्रो उसकी कनपटी पर बंदूक लगा देता है और जो को आदेश देता है कि अगर वह उसे बचाना चाहता है तो इंजन ठीक करे। जो उससे शांत रहने की गुहार लगाता है, लेकिन पेड्रो बस चिल्लाता है कि वह बस से बाहर निकलकर इंजन ठीक करे। वह जो को चेतावनी देता है कि कोई चालाकी न करे और उसके पीछे बैठे किशोरों को भी यह चेतावनी देता है। फिर क्विनी को जो के पीछे बस से बाहर धक्का देता है। बस के किनारे जाकर पेड्रो और क्विनी उसके पीछे पीछे चलते हैं। जो बस के नीचे एक कंपार्टमेंट खोलता है और टॉर्च से देखने लगता है। बाकी किशोर बस के अंदर से देख रहे हैं और कार्ल घबराने लगता है। वह अपने दोस्तों से कहता है कि पेड्रो निश्चित रूप से उन्हें मार डालेगा और बेस कहती है कि इसे रोकने के लिए उन्हें अपने अपहरणकर्ता को निहत्था करना होगा। डरे हुए कार्ल नकारात्मक रूप से सिर हिलाता है और कहता है कि अभी उसे निहत्था करना बहुत खतरनाक होगा और रेगी भी सहमत होता है। जो को समझ नहीं आता कि बस में समस्या क्या है और वह मानता है कि यह इंजन की समस्या है जिसे वह ठीक नहीं कर सकता। अचानक लाइटें चली जाती हैं और पूरा सुरंग अंधेरे में डूब जाता है, केवल बस के अंदर से ही रोशनी दिखाई देती है। पेड्रो जो पर बंदूक तानता है असमंजस में, जबकि अचानक बिजली चले जाने से सभी लोग डर जाते हैं। जब वे सभी इधर उधर देखने लगते हैं तो अंधेरे से एक अजीब सी आवाज आती है और वे सभी ध्यान से सुनने के लिए रुक जाते हैं। जो टॉर्च को अंधेरे में घुमाता है, लेकिन वे कुछ भी देख नहीं पाते। वह आगे झुकता है और पेड्रो उसे बंदूक से पीठ में धक्का देता है, फिर उसे कहता है कि आगे छुपा क्या है, जाकर देखो। डरपोक होकर वह किशोरों के साथ रुकने की पेशकश करता है और जो को केवल एक टॉर्च के सहारे अंधेरे में चलने के लिए मजबूर करता है। जो धीरे धीरे सुरंग के सबसे अंधेरे हिस्से की ओर बढ़ता है जहां से आवाज आई थी। पेड्रो क्विनी को वापस बस में धकेल देता है और सभी लोग कांच के पार से जो को देखते हैं, जो अंधेरे में आगे बढ़ता रहता है और जल्द ही एक भारी हुड पहने आकृति उठती है, साथ ही एक धीमी गुर्राहट सुनाई देती है। उसके पीछे खड़े किशोर घबराने और चिल्लाने लगते हैं, जबकि जो की आंखें भी डर से फैल जाती हैं और वह सिसकता है। वह डर के मारे कांपने लगता है, फिर जैसे ही वह प्राणी उसे छाती से पकड़ता है, वह चीख उठता है।
यात्रियों में और भी ज्यादा चीख पुकार और घबराहट मच जाती है और पेड्रो चिल्लाता है, सबको शांत रखने की कोशिश करता है। जैसे ही वे बस के पीछे की ओर भागते हैं, वह उन्हें बैठने और चुप रहने का आदेश देता है, जिसे वे बड़ी मुश्किल से मानते हैं। कोई समाधान सोचने की कोशिश करते हुए वह स्टीयरिंग व्हील की ओर हाथ बढ़ाता है और महसूस करता है कि इग्निशन में चाबी नहीं है। चिढ़कर वह गालियों की एक झड़ी लगा देता है और फिर कार्ल की ओर दौड़ता है। वह कांपते हुए किशोर पर बंदूक तानता है और उसे आदेश देता है कि वह जाकर जो के शरीर से चाबी ले आए। लेकिन इससे पहले कि कार्ल कुछ कह सके, नोलन खड़ा हो जाता है और उसकी जगह जाने की पेशकश करता है। उसी समय बेस बस के सामने की ओर दौड़ती है और इससे पहले कि कोई उसे रोक सके, वह कूद जाती है। नोलन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पेड्रो उस पर बंदूक तान देता है और उसे वहीं जड़ कर देता है। बेस धीरे धीरे और सावधानी से जो की ओर बढ़ती है, जबकि बस में बाकी लोग सांस रोककर देखते हैं। जब वह जो के बचे हुए हिस्से तक पहुंचती है तो वह कांपती हुई झुकती है और उसकी जेब में हाथ डालकर चाबी निकालने की कोशिश करती है। वह उसके चेहरे की ओर देखती है और रोने लगती है, लेकिन तभी अंधेरे में कोई दूर की आवाज उसका ध्यान भटका देती है, तो वह टॉर्च उठाकर उसे जला लेती है। एक अचानक हरकत से वह चौंक जाती है और जल्दी से बस के अंदर वापस भाग जाती है। पेड्रो उसकी चाबी ले लेता है और रेगी को इंजन स्टार्ट करने का आदेश देता है, जबकि नोलन जो के बारे में पूछता है और वह सिर हिलाकर मना कर देती है कि वह अब जीवित नहीं है। रेगी बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन चालू नहीं होता। पेड्रो अधीर होने लगता है और धमकी देता है कि अगर रेगी ने तुरंत बस चालू नहीं की तो वह दूसरों को गोली मार देगा। वह धमकी देता है कि वह क्विनी से शुरू करेगा, जिसे वह फोर आइज कहता है। अपमान से आहत होकर रेगी धमकी भरे अंदाज में खड़ा हो जाता है और पेड्रो से कहता है कि क्विनी को इस तरह पुकारना बंद करे, और एक पल के लिए हथियारबंद आदमी का ध्यान भटक जाता है। नोलन अपने मौके को देखता है और जल्दी से पेड्रो को धक्का देता है, जिससे रेगी उसकी बंदूक पकड़ लेता है। अब हालात उलट जाते हैं। पेड्रो एक पल के लिए पीछे हट जाता है, जबकि रेगी उस पर बंदूक ताने खड़ा है। लेकिन उसे उकसाने की कोशिश में पेड्रो रेगी को गालियां देने लगता है और लड़के से कहता है कि वह ट्रिगर नहीं दबाएगा क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं है। कुछ बस से टकराता है और किशोर एक पल के लिए ध्यान भटका लेते हैं, जिससे पेड्रो को फिर से बंदूक हासिल करने का मौका मिल जाता है। लेकिन इस बार वह बंदूक को ऊपर की ओर तानता है, जबकि किशोर सिसकने लगते हैं और डर जाते हैं। पेड्रो बस से कूद जाता है और अंधेरे से उस प्राणी को बाहर आने के लिए चिल्लाने लगता है। जल्द ही उसकी पुकार का जवाब मिलता है और जैसे ही वह राक्षस को देखता है, वह अविश्वास में जम जाता है और शर्माते हुए मुस्कुराता है। बाहर धमाके से सब चौंक जाते हैं और गलियारे में दुबक जाते हैं। गोलियां चलने से लड़कियां चीखती हैं और लड़के गालियां देने लगते हैं। अफरा तफरी के बीच रेगी कार्ल को अपमानित कर बात बिगाड़ देता है। नोलन उसे रोकता है, पर वह लड़ने लगता है। फिर लड़कियां बीच बचाव करती हैं। लड़ाई तब रुक जाती है जब खिड़की के ठीक बाहर एक अजीब सी दहाड़ सुनाई देती है, और जैसे ही वे उस प्राणी को देखते हैं जिसके हाथ में पेड्रो की लाश है, वे चीखने लगते हैं और सीटों के बीच में दुबक जाते हैं। वह प्राणी गुर्राता और कराहता है और दोस्तों को एहसास होता है कि उस राक्षस के हाथों में विशाल पंजे हैं जो उस बेचारे आदमी के सिर में धंसे हुए हैं। जब वह प्राणी उनकी पहुंच से बाहर गिर जाता है तो वे यह सोचने लगते हैं कि कैसे जिंदा रहा जाए, और रेजी चिढ़कर बस के पिछले हिस्से में अपनी सामान्य सीट पर जाकर बैठ जाता है। रेडियो चालू हो जाता है, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि दूसरी तरफ वाला क्या कह रहा है, और जब वे सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी बस के पीछे रेजी को चक्कर आ जाता है। वह खड़ा होता है और पीछे की खिड़की की ओर मुड़ता है, अपने हाथ और चेहरा सम्मोहित होकर उस पर सटा देता है, फिर अपनी सीट पर वापस गिर जाता है। अगले दृश्य में टीमें परिचित चरमराहट की आवाज सुन सकती हैं, जो उस प्राणी के आने का संकेत देती है। वे एक साथ सिमट जाते हैं और आवाज की ओर मुड़ते हैं। जैसे ही बस हिलने लगती है, वे चीखना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि उस प्राणी की लंबी नुकीली उंगलियां सामने का दरवाजा खोलती हैं और वह अंदर आता है, जबकि उनकी चीखें और तेज हो जाती हैं। वे दूसरे दरवाजे की ओर भागते हैं और रेगी उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करता है। बेस टॉर्च पकड़ती है और उसे प्राणी की ओर घुमा देती है। ऐसा लगता है कि इसका उस पर असर होता है, इसलिए वे कुछ देर के लिए उसे रोक पाते हैं। फिर आखिरकार दरवाजा खुल जाता है और वे भाग निकलते हैं। बेस रास्ता दिखाती है उस दरवाजे की ओर जिसे उसने पहले सुरंग में देखा था, और वे खुद को एक बंकर में पाते हैं। कुछ देर चलने के बाद वे एक कमरा ढूंढते हैं और नोलन के निरीक्षण के बाद वहीं रुकने का फैसला करते हैं। पास की दीवार पर नोलन और बेस को एक चित्र मिलता है जो किसी सैन्य किले की मंजिल योजना जैसा लगता है। वे तय करते हैं कि उन्हें लाइट्स चालू करने के लिए कंट्रोल टावर ढूंढना होगा, लेकिन रेगी को लगता है कि वे उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। वे जो के बारे में बात करने लगते हैं और रेगी दूसरों को बताता है कि जो उसके पिता को जानता था। यहाँ हमें पता चलता है कि रेगी का पिता जेल में है।
रेगी दुखी होकर जोड़ता है कि उसका पिता निर्दोष है और केवल फंसाए जाने की वजह से सजा काट रहा है। नोलन दीवार से नक्शा उतारता है और अपने दोस्तों का नेतृत्व करता है, कंट्रोल रूम की ओर इशारा करता है और बेस उसके साथ चलने की पेशकश करती है। नोलन को यह देखकर खुशी होती है और रेगी उन्हें शुभकामनाएं देता है, इससे पहले कि दोनों कंट्रोल टावर ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी अच्छी बातचीत होती है। नोलन इस मौके का फायदा उठाकर उसके चित्रों की तारीफ करता है। वह उसे अपनी माँ के बारे में बताता है जो पेंटिंग किया करती थीं और कैसे उसका पसंदीदा चित्र समुद्र के किनारे नीले सागर का है। सुरक्षित कमरे में कार्ल ड्रम की आवाजें निकालता है और इशारे करता है, जबकि वह हर उस चीज की सूची बनाता है जो वह खाना चाहता है। हर बीट के बीच में रेगी उसे चुप कराता है, लेकिन वह नहीं सुनता और दोनों एक बेवकूफी भरी लड़ाई में उलझ जाते हैं। तभी क्विनी बीच में आकर कहती है कि उसे पेशाब करनी है और लड़के वोट करते हैं कि रेगी उसके साथ जाए, जिससे कार्ल को शोर मचाने का मौका मिल जाता है। नोलन और बेस जब कंट्रोल टावर की तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें एक विशाल मशीन मिलती है जो असल में एक बहुत बड़ा स्पॉटलाइट निकलता है और बेस टिप्पणी करती है कि योजना जाहिर तौर पर काम नहीं आई, जबकि वह अपने जलते हुए मशाल को एक अंदरूनी गुफा की ओर इशारा करती है जहां एक लाश पड़ी है। रेगी और क्विनी चलते हैं, पर जगह ढूंढकर क्विनी रेगी को मुड़कर दूर जाने को कहती है और अपना काम करने लगती है। व्यस्त क्विनी से रेगी कहता है कि वह गुस्से में प्यारी लगती है और वह उसे बार बार गुस्सा दिलाना चाहता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। रेगी उसे पुकारते हुए मुड़ने को लेकर हिचकिचाता है, फिर मुड़ते ही वह क्विनी को गायब पाता है। डर के मारे वह तेजी से सुरक्षित कमरे की ओर भागता है ताकि कार्ल को बुला सके। दूसरी ओर नोलन और बेस अपनी तलाश जारी रखते हैं और आखिरकार बेस अपने दोस्त को अच्छी खबर देने के लिए बुलाती है। उन्हें मुख्य पैनल मिल गया है। रेगी और कार्ल दौड़ते हुए क्विनी को पुकारते रहते हैं और रेगी बार बार उसी को दोष देता है। आखिरकार वे उसे एक अंधेरे गलियारे में पाते हैं जहां वह उस प्राणी के नीचे चीख रही होती है जो उस पर हमला कर रहा है। रेगी साहस दिखाते हुए उसके पास दौड़ता है और अपने हाथ में जलती मशाल से उस राक्षस को डराने की कोशिश करता है, जिससे कार्ल क्विनी को सुरक्षित निकाल पाता है। उस प्राणी ने रेगी के हाथ से टॉर्च छीनकर जमीन पर बने पानी के गड्ढे में फेंक दी, जिससे आग बुझ गई। इसी बीच नोलन स्विच को पलटने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दिक्कत होती है, इसलिए बेस उसकी मदद करती है। कार्ल किसी तरह क्विनी को एक सुरक्षित जगह ले जाता है और जब वे दोनों राहत की सांस लेते हैं तो क्विनी को रेगी की याद आती है। वे अपने दोस्त के लिए वापस जाते हैं और कार्ल रेगी को पुकारता है जो मुसीबत में है। प्राणी उसके ऊपर है और उस राक्षस के मुंह से कुछ रेगी की ठुड्डी पर टपक रहा है जो खून जैसा लगता है। सौभाग्य से इससे पहले कि कुछ बुरा हो, बेस और नोलन आखिरकार बड़ा स्विच घुमा देते हैं, जिससे अंधेरे गलियारों की सारी लाइटें जल उठती हैं। प्राणी चीखता है और लड़के से दूर हट जाता है और नजरों से ओझल हो जाता है। कार्ल राहत की सांस लेता है जब उसे एहसास होता है कि उसके दोस्तों ने समय रहते जनरेटर ढूंढ लिया। वापस कंट्रोल रूम में नोलन और बेस को एक छोटी सीढ़ी मिलती है जो नीचे की ओर जाती है। वे एक गुफा में पहुंचते हैं जो अखबारों और उस प्राणी की तस्वीरों से ढकी हुई है जिसने जो को मारा था। दोनों को किताबें और डायरी भी मिलती हैं जिनमें लिखा है कि कोई उस प्राणी के प्रति जुनूनी था। नोलन को एक छोटी लड़की की पोलरॉइड तस्वीर मिलती है और वह पूरी कहानी जोड़ने लगता है। वे अपने दोस्तों को बताने के लिए जल्दी से वापस भागते हैं और एक गलियारे में अचानक रुक जाते हैं। पास के एक कोने में एक परछाई आती हुई दिखाई देती है और वे सांस रोककर इंतजार करते हैं कि यह किसकी परछाई है। सौभाग्य से वह रेजी और बाकी लोग होते हैं, तो नोलन और बेस दोनों राहत की सांस लेते हैं। वे देखते हैं कि क्विनी घायल है और उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। कार्ल जो कुछ हुआ उसके बारे में बड़बड़ाने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं समझ पाता, इसलिए नोलन उसे शांत करता है, जबकि बेस क्विनी की चोट की जांच करती है। उस पर एक गहरा खून से लथपथ घाव है और रेजी घोषणा करता है कि उसे अकेला छोड़ने की गलती उसी की थी। वह उन्हें वहां से जाने के लिए भी कहता है, लेकिन बेस समझाती है कि वे जा नहीं सकते। समूह कंट्रोल टावर में जाता है जहां वे जूलियस नामक एक काफी थके हारे आदमी की लाश को देखते हैं। नोलन उन्हें एक भूमिगत कमरे में ले जाता है और उस आदमी के बारे में सब कुछ बताता है। वह समझाता है कि कैसे वह आदमी उस प्राणी के प्रति जुनूनी हो गया जिसे वह नाइट नोमैड कहता है। जब उस प्राणी ने उसकी बहन को ले लिया था, वह उन्हें जूलियस की डायरी से पढ़कर सुनाता है और हम उन शब्दों को आकार लेते हुए देखते हैं। अगले दृश्य में जूलियस, जो एक पीले हुडी में छोटा लड़का है, अपनी बहन के साथ जंगल में चल रहा है और वे दोनों यह नाटक कर रहे हैं कि वे किसी साहसिक यात्रा पर हैं। जैसे ही नोलन कहानी पढ़ता है, हम देखते हैं कि जूलियस नक्शा पढ़ने की कोशिश कर रहा है और अपनी बहन की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जो उसके आगे सुरंग के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रही है। छोटी लड़की अपने सामने कुछ देखती है और वहीं पर जड़ हो जाती है। जूलियस आखिरकार ध्यान देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि सुरंग से एक डरावनी चीख गूंजती है।
अपने सीने में बढ़ती घबराहट के साथ जूलियस पीछे हटता है। उसकी नजरें सुरंग और उसके अंदर मौजूद चीज पर टिकी रहती हैं। सुरंग से एक और चीख सुनाई देती है और इस बार वह प्राणी की होती है, जिससे वह मुड़कर जितनी तेज दौड़ सकता है दौड़ पड़ता है। थक कर वह घुटनों के बल गिर जाता है और रोने लगता है। बाद में हम देखते हैं कि जूलियस एक पुलिस कार में बैठा है, अपनी बहन की किताब को देख रहा है। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि एक 50 वर्षीय आदमी किताब को अपने सीने से लगाए हुए है। यह अब बूढ़ा हो चुका जूलियस है, जो दशकों बाद भी उस घटना को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया है। वह सुरंग में प्रवेश करता है ताकि उस प्राणी को ढूंढ सके जिसने उसकी बहन की हत्या की थी। उसके चेहरे पर डरा हुआ लेकिन दृढ़ निश्चय का भाव है। कुछ समय बाद हम उसे मोमबत्तियों से घिरा हुआ देखते हैं। वह उस मशीन की योजना बना रहा है जिसे वह मांस खाने वाले प्राणी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। अगले दृश्य में हम उसे अपना प्रोजेक्ट बनाते हुए देखते हैं और अपनी योजनाओं को याद करते हुए वह अपनी बहन की तस्वीर देखकर और अधिक प्रेरणा लेता है। वर्तमान में लौटते हुए दोस्त उस हताश आदमी की कहानी पर विचार करते हैं जिसने प्राणी को खत्म करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। वे अपने पास मौजूद सिद्धांतों को लिखते हैं और मानते हैं कि वह प्राणी एक परजीवी की तरह है जो क्विनी को तब तक ढूंढता रहेगा जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता। हम देखते हैं कि जूलियस को अपनी भूमिगत कक्ष में अंत मिल जाता है जब उसका रेडियो उस प्राणी का ध्यान आकर्षित कर लेता है। किशोर एक योजना बनाते हैं और तय करते हैं कि वे रुककर वही काम पूरा करेंगे जो जूलियस ने शुरू किया था, लेकिन क्विनी नहीं चाहती कि उसकी वजह से किसी को चोट पहुंचे। वह अपनी शिकायतें जाहिर करती है और उसके दोस्त उसे आश्वस्त करते हैं कि किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। वे काम शुरू करने से पहले कुछ पल के लिए एक ग्रुप हग साझा करते हैं। वे पुराने उपकरणों की जांच करते हैं, रणनीति बनाते हैं, मिलकर लाइट मशीन को चालू करते हैं और अंत में नाइट नोमैड को पकड़ने की योजना तैयार करते हैं। वे क्विनी को एक सुरक्षित जगह ले जाते हैं और अपने खून से सने कपड़ों से प्राणी को सुरक्षित कमरे में लाकर योजना को अमल में लाते हैं। योजना काम करती हुई लगती है जब तक कि बेस खुद से स्विच नहीं पलट पाती। हालात बेकाबू हो जाते हैं, लाइट काम नहीं करती और रेगी का बटन दबाने पर भी कुछ नहीं होता। नोलन लगभग नाइट नोमैड के हाथ लग जाता है, लेकिन बेस उसे ध्यान भटकाकर बचा लेती है। अब प्राणी उसकी बजाय उसके पीछे जाता है और लगभग उसे क्वीनी के साथ दरवाजे के पीछे छुपा हुआ ढूंढ ही लेता है, लेकिन दूर से आई एक तेज आवाज उसका ध्यान भटका देती है। वे प्राणी को एक कमरे में ले जाते हैं जहां क्वीनी के खून से सने कपड़े एक लाइट सोर्स के सामने रखे होते हैं। जैसा उन्होंने उम्मीद की थी, वह कपड़े उठा लेती है और फिर वे जल्दी से लाइट जला देते हैं जिससे वह कुछ पल के लिए अंधी हो जाती है। कार्ल बहादुरी से उसे चाकू मारता है जिससे लड़कियों को भागने का समय मिल जाता है। क्विनी और बेस सुरंग से जिंदा बाहर निकलने में कामयाब हो जाती हैं और राहत की सांस लेती हैं। वे पीछे मुड़कर देखते हैं और देखते हैं कि प्राणी उन पर चिल्ला रहा है, लेकिन सुरंग के अंधेरे से बाहर नहीं आ पा रहा। दूर से लड़के जलती हुई मशालों के साथ उनकी ओर दौड़ते हैं और प्राणी को घेर लेते हैं। वे नाइट नोमैड तक पहुंचते हैं और उसमें आग लगा देते हैं, फिर खुश और राहत महसूस करते हुए उसे जलकर मरते हुए देखते हैं। अगले दृश्य में नोलन की आवाज अंत का वर्णन करती है। बस में जो ने पहले जो पहेली पूछी थी उसका जवाब है साहस। वह हमें बताता है कि साहस ही उनकी परीक्षा का सबक था और कैसे, भले ही किसी ने उन्हें गंभीरता से न लिया हो, यह हमेशा उनके साथ रहेगा। अंत में हम देखते हैं कि पुलिस अधिकारी सुरंग की जांच कर रहे हैं। एक अधिकारी टॉर्च लेकर सुरक्षित कमरों का निरीक्षण करने के लिए और गहराई में जाता है। एक तेज चीख उसे रुकने और इधर उधर देखने पर मजबूर कर देती है। वह किसी चीज के आमने सामने आ जाता है और उसकी टॉर्च बंद हो जाती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं और फिर उसकी चीखें पूरी सुरंग में गूंज उठती हैं।